प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हमारे अतीत कक्षा 7 का पाठ 7। इन पाठों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस पाठ से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हाईलाइट किए गए हैं, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में पाठ के क्वेश्चन आंसर भी हल किए गए हैं। तो शुरू करते हैं। जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इस पाठ में हम जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। खानाबदोश जनजातियाँ कौन सी है, खानाबदोश का अर्थ क्या है, और वे जातियाँ जो एक जगह समुदाय के रूप में बसी हुई है। समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए, ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना अति महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था, यानी समाज वैदिक काल से ही वर्ण व्यवस्था में विभाजित था। 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए। इससे ऊंच नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। जनजातीय समाज, देखो जनजातीय कैसा समाज था। ये एक जनजातीय नृत्य दिखाया गया है यहाँ पर। महाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे, यानी कुछ जो लोग थे वो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम कर्म कांडों को मानते थे, और कुछ लोग इनके नियम और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता था, यानी जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम और कर्म कांड को नहीं मानते थे, उनके खुद के ही नियम थे, वे क्या कहलाते थे? जनजातियां कहलाते थे। ऐसे समाज क्या कहलाते थे? जनजातियां कहलाते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, और कुछ जनजातियां के जो लोग हैं वो शिकारी और संग्राहक तथा पशुपालक के रूप में अपना जीवन यापन करते थे। फिर है खानाबदोश जनजातियां कौन सी थी? वे समाज या जातियां जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी, वो क्या कहलाती थी? खानाबदोश जनजातियां कहलाती थी। ये सामान्यतः जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करते थे। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय समय के साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण भी था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। तो ये आपको याद रखना है, जो खोखर जनजाति थी उसका क्षेत्र कौन सा था? पंजाब। कब? 14वीं शताब्दी में। इसी प्रकार गख्खर जाति के जो लोग थे, गख्खर जाति के मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने अपना मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने वाले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व विस्तृत क्षेत्र पर था। ये नक्शा देखो, इसमें विभिन्न जनजातियों को दिखाया गया है। यहाँ पर गोंड जनजाति है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में गोंड जनजाति पाई जाती है, गोंडवाना में। इसी प्रकार भील, कोली,
और खासी जनजाति, नागा और अहोम जनजाति, चेर जनजाति। दक्षिण भारत में बेतर और मारवाड़ जनजाति पाई जाती थी। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम में बलोच जनजाति और पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उत्तरी पूर्वी भाग पर नागा और अहोम जनजातियां निवास करती थी। बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं शताब्दी तक चेर जनजाति का उदय हुआ। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 ईस्वी में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह उनके अधीन नहीं रहे। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जे किए। इसी प्रकार कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली और बेराद जनजाति निवास करती थी। कोली लोग गुजरात के इलाकों में भी रहते थे। दक्षिण भारत में कोरागा, वेतर और मारवाड़ जनजाति निवास करती थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। भील लोग हैं वो 16वीं सदी के अंत तक एक जगह बसने लग गए, खेती करने लग गए और यहाँ तक कि कुछ जमींदार भी बन चुके थे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में गोंड जाति के लोग रहते थे। खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे, ये देखो चित्र दिखाया गया है। इसमें घुमंतु व्यापारी की एक श्रृंखला जो भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी, मेवा इकट्ठा करके उसे ऊंटों पर लादा जा रहा है। ये देखो मेवा इकट्ठा करके ऊंटों पर लादा जा रहा है। जो मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे व अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों में बेचते थे। तो ये कैसे रहते थे, देखो बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखो टांडा क्या है। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका जो कारवां का मतलब समूह है, व्यापारियों का जो समूह था बंजारा व्यापारियों का, वो क्या कहलाता था, टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए किया करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। बंजारे 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी का नाम आपको याद रखना है। पीटर मुंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। पीटर मुंडी शाहजहाँ के समय अकाल का वर्णन भी करते हैं। देखो बंजारों के बारे में वो क्या कहते हैं। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई। टांडा का मतलब कारवां, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीवन जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के साथ भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहां सस्ता उपलब्ध होता है वहां से वो खरीदते थे और उस जगह ले जाकर बेचते थे जहां महंगा बिकता था। वहां से वे फिर ऐसी चीज़ लाद लेते थे जो किसी और जगह
मुनाफे के साथ बेची जा सकती थी। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते थे। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर वे सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। तो ये थे बंजारे, जिसका वर्णन पीटर मुंडी के द्वारा किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये चित्र जो दिखाया गया है ये कांस्य मगरमच्छ कुटिया गोंड जनजाति उड़ीसा का ये चित्र है। फिर है बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। आपको मैंने बताया है कि वैदिक युग में श्रेणियां के आधार पर समाज विभाजित था। जैसे 4 श्रेणियां थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ये श्रेणियां या इन श्रेणियों ने जाति का रूप ले लिया। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई, जिससे जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। कुछ विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पी कारीगर जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण के बजाय समाज के संगठन का अब जो आधार था वो क्या हो जाता है? जाति आधार बन जाता है। जाति पर विचार विमर्श करते हुए, देखो जाति पर विचार विमर्श किस प्रकार किया जाता है। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के एक अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा हो रही है और उसमें विचार विमर्श चलता है। देखो क्या विचार विमर्श हो रहा है। वे विचार कर रहे हैं रथकारों, यानी शाब्दिक अर्थ है रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए, जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना, राजा के लिए जेवर बनाना आदि। ये कार्य ब्राह्मणों ने किनके लिए निर्धारित किए? ये रथकारों के लिए, यानी रथ बनाने वाले लोगों के लिए ये कार्य निर्धारित कर दिए। 11वीं और 12वीं शताब्दी तक आते आते क्षत्रिय के बीच नए राजपूत गोत्र की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। यानी ब्राह्मणों की मदद से कुछ जो जनजातियां थी वो क्या बन गई? शासक वर्ग में शामिल हो गई। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम अपना लिया था। यानी कुछ जनजातियों ने कौन सा धर्म अपना लिया था? इस्लाम धर्म अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं गई। यानी हिंदू धर्म में जो सनातनी हिंदू धर्म है उसमें गैर बराबरी होने के कारण इन लोगों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। नजदीक से एक नज़र। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरण कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। स्थानांतरण कृषि क्या है? देखो, किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता था। यानी जहाँ जिस वन में पेड़ और पौधे होते थे उनको पहले काट करके
और साफ करके उन झाड़ियों को जला दिया जाता था। उसकी राख में फसल बो दी जाती थी और बार बार फसल बोने से जब भूमि अनउपजाऊ हो जाती थी तो उस जगह को छोड़कर वे दूसरी जगह चले जाते थे, फिर वही प्रक्रिया अपनाते थे। अकबर के शासन काल के एक इतिहास ग्रंथ अकबरनामा में गढ़कटंगा के गोंड राज्य के 70,000 गांवों का वर्णन किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखो, अकबरनामा में किस जनजाति का उल्लेख किया गया है? तो गोंड जनजाति का उल्लेख अकबरनामा में किया गया है। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। 84 किसे कहा जाता था? गढ़ है वो 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे और 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों का एक समूह था। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम सिंह की उपाधि धारण की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से गोंड राजा ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी? तो वो था अमनदास। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो जाने पर रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी, जिसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन किया और 1565 ईस्वी में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई। उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत लड़ता हुआ इस युद्ध में मारा गया। ये एक नक्काशीदार दरवाजा है जो गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश में जनजातियों द्वारा बनाया गया है। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा इसने धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत से प्राप्त किए। इसी प्रकार अहोम जनजाति है वो म्यांमार से 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आए। यानी अहोम जनजाति के लोग म्यांमार देश से 13वीं शताब्दी में असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वहां पर आए। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूंटियों 1523 और कोच हाजों 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। देखो, इन्होंने 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। किस जाति ने? अहोम जाति ने। 1660 ईस्वी तक आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में ये लोग सक्षम हो जाते हैं। 1662 ईस्वी में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करते हुए अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बन सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। पाइक किसे कहते थे? यानी राज्य के लिए जिन लोगों से बिना पैसे काम लिया जाता था उनको पाइक कहते थे। ये यहाँ पर बताया गया। देखो, नागा जनजातियाँ, ये अहोम जनजाति का क्षेत्र है असम, जहाँ पर अन्य जाति गारो, खासी, जयंतियाँ आदि जनजातियाँ भी निवास करती थी। ये म्यांमार है, यहाँ से ये अहोम जनजाति है वो यहाँ पर आई है असम में। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। खेल किसे कहा जाता था? अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिसे क्या कहा जाता था?
खेल कहा जाता था। एक खेल के नियंत्रण में कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। इसी प्रकार अहोम जाति का शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया, और लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। यानी अहोम जनजातियां हैं, उन्होंने अपने जो नियम कानून कायदे हैं उनको नहीं छोड़ा। इसी प्रकार बुरंजी, जिसका अहोम जनजाति से महत्वपूर्ण संबंध है, ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया ग्रंथ है। अब है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर जनजातियाँ दी गई है, जनजातियाँ और राज्य, इनका मिलान करना है। जैसे भील और कोली जनजाति महाराष्ट्र और गुजरात में, संथाल जनजाति उत्तरी पूर्वी झारखंड क्षेत्र और बंगाल में पाई जाती थी, नागा जनजाति नागालैंड में और खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है, कोच जनजाति असम में, कोरागा जनजाति दक्षिण महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में, खोंड जनजाति उड़ीसा में, कोयास जनजाति छत्तीसगढ़ में, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, बादागस मारवाड़ जनजाति तमिलनाडु में, जाटवास जनजाति गुजरात में, मुंडा जनजाति झारखंड और बंगाल में, समास अर्जुन बलूची लंगा है, जंजुहा ये जनजाति है वो पाकिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। फिर है निम्नलिखित का मेल बिठाइए, इनका मिलान करना है। जैसे गढ़ है वो 84 में बंटा हुआ था। टांडा क्या था? टांडा कारवां यानी बंजारों का जो समूह था वो क्या कहलाता था? टांडा या कारवां कहलाता था। फिर है श्रमिक यानी बिना पैसे दिए जो काम करते थे वो क्या कहलाते थे? पाइक कहलाते थे। कुल का संबंध खेल से, शिव सिंह का संबंध अहोम राज्य से और दुर्गावती का संबंध गढ़कटंगा से था। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वर्गों के भीतर पैदा होती नई जातियां कहलाती थी श्रेणियां। अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी बुरंजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बुरंजी। बुरंजी जो ऐतिहासिक कृतियां है वो किन जातियों के द्वारा लिखी गई? किन जनजातियों के? अहोम जनजातियों के द्वारा। इस बात का उल्लेख किया गया कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। अकबरनामा में बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान भी दिए। सही व गलत बताइए। जनजातीय समाजों के पास समृद्धवाचक परंपराएं थी, उनकी परंपराएं थी। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था। गलत आंसर। गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। गलत। भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे, ये भी गलत है। उत्तर पूर्वी भाग में नहीं रहते थे, ये मध्य भारत में इनका निवास स्थान था, पश्चिमी भारत में इनका निवास स्थान था। फिर है खानाबदोश पशु चारकों और एक जगह बसे हुए खेतियारों के बीच किस तरह का विनिमय होता था? खानाबदोश पशु चारकों और खेतिहरों के बीच वस्तु विनिमय होता था, जिसके तहत एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को प्राप्त करना होता था। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। खानाबदोशी चरवाहे गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के बदले ऊन, घी, दूध दिया करते थे।
कुछ खानाबदोश रास्ते में पड़ने वाले गांवों और नगरों में सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। अहोम राज्य के प्रशासन को कैसे संगठित किया गया? अहोम प्रशासन को संगठन निम्न प्रकार से संगठित किया गया। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अहोम प्रशासन केंद्रीयकृत हो चुका था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। बाद में कुलों में एकता भंग हो गई। एक कुल यानी खेल नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा भी इसे वापस नहीं ले सकता था। वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए? वर्गों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। ब्राह्मणों द्वारा शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला? एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज में कई तरह से बदलाव आए। हूण, चंदेल, चालुक्य कुछ दूसरी वंश परंपराओं में से कुछ पहले जनजातीय में जो लोग आते थे वो बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातीय जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन वे केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो सके। क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे? हाँ, बंजारे लोग अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। सल्तनत काल में बंजारे नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई किया करते थे। बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज लेकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खद्यानों की ढुलाई का काम करते थे। बंजारे किसी भी सेना के लिए 1 लाख बैलों से अनाज ढोते थे। गोंड लोगों का इतिहास अहोमों के इतिहास से किस या किन मायनों में भिन्न था? क्या कोई समानता भी थी? गोंड लोगों के इतिहास अहोमों के इतिहास में कई मायनों में अंतर था। गोंड गोंडवाना प्रदेश की प्रमुख जनजाति थी, जबकि अहोम ब्रह्मपुत्र घाटी में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति थी। गोंड यहाँ के मूल निवासी थे, जबकि अहोम म्यांमार से आकर बसे थे। गोंड आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं जानते थे, जबकि अहोम उच्च स्तरीय बारूद और तोपों के निर्माण में सक्षम थे। गोंडवाना राज्य अहोम राज्य की तुलना में बड़ा था। गोंड इतिहास एवं अहोम इतिहास में समानताएं। गोंड और अहोम दोनों ही जनजातियां थीं। जनजातियों ने अपने अपने साम्राज्य स्थापित किए। दोनों ही राज्यों को मुगलों ने पराजित किया। धन्यवाद स्टूडेंट्स।